Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sidra Rahman from the Chemistry Department of the Britain International College Network. आज मैं दोबारा आपको वेलकम करती हूँ टू दिस ऑनलाइन सेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट चैप्टर से हमने आज हमने इस लेक्चर के ज़रिए अपने पूरे चैप्टर का इख्तिताम करना है, ख़त्म करना है उसको। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह जाएंगी एक्सरसाइज की, वो बाद में इंशाल्लाह ताला हम अपने सिलेबस को जब कंप्लीट कर लेंगे, जो बाद में जब ज़रूरी होगा तो हम इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। जो आज का लेक्चर है हमारे पास लेक्चर नंबर 18 बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपकी चैप्टर के बीच में से रह गई थी, उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना है। साथ साथ मैंने चैप्टर के आपके जो एंड में MCQs हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड में। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो 12 है पीछे मैंने छोड़ दी थी, उसको मैं लेके चलूंगी। एग्जाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। एग्जाम्पल 12 जो है हमारे पास ये बताती है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम एक मेटल है, जब उसका रिएक्शन होता है HCl के सोल्यूशन के साथ, दोनों का जो आपस में मिक्स किया, उनका रिएक्शन हुआ, तब जाके हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। What is the minimum volume of HCl solution? वॉल्यूम कितना हमारा चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें HCl का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। द डेंसिटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल करें, हमें सबसे पहले आना चाहिए कि रिएक्शंस की स्टेटमेंट, हमें जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, वो क्या बताती है, किसके दरमियान में रिएक्शन हो रहा है। दो चीजों का रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और दूसरा हमारे पास क्या है, HCl। इन दोनों के रिएक्शन के वक्त हम देखेंगे कि मैग्नीशियम है जिसने रिएक्ट किया है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ। आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में एक मेन चीज है जो कि हाइड्रोजन है, दूसरी मेन चीज जो हमारे पास बन रही है दैट इज द मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां पे देखें कि हमारे पास रिएक्शन में दो प्रोडक्ट सामने आ गए। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमें बताता है कि सबसे पहले हमने निकालना है कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.008 ग्राम। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का कंप्लीट मॉलिक्यूल हो, उस सिचुएशन में इसका वेट बनेगा 1.008 प्लस 1.008 इज इक्वल टू 2.016 ग्राम। ये हमारे पास इसका वेट आता है, मोलर वेट आता है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट आता है हाइड्रोजन का। साथ में उन्होंने हमें बता दिया था स्टेटमेंट में कि हमारे पास हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी मिकदार इतनी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कितनी है, 12.1 ग्राम। हमने क्या करना है, इन्हीं दोनों की मदद से, मैस की मदद से, मोलर मैस की मदद से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं अपने हाइड्रोजन के। चले निकालते हैं। पिछला ही हम लोग अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass over molar mass is equal to 12.1 divided with 2.016 is equal to 6.0 मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की जितने मोल्स आ रहे हैं वो हमारे पास बनते हैं 6 मोल्स। अब हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। हमने कहा था कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कितना जो है HCl का सोल्यूशन चाहिए होगा ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें अपने 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन लिखेंगे, साथ में रेशो है, रेशो के बाद हमने लिखना है HCl। अगर हम लोग इक्वेशन को देखते हैं पीछे, इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास बैलेंस इक्वेशन दिखा रही है कि हमारे पास HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, जस्ट 1। अगर 1 मोल हाइड्रोजन का है तो उसमें कितने हमें रिक्वायर्ड थे HCl, 2 मोल्स। अगर हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन का बन रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें कितना HCl रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यानी कि अगर हमारे पास 2 मोल HCl के हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन का बन रहा है। अगर हमारे पास 6 मोल HCl के हैं, 6 मोल हमारे पास बन रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हमारे पास 12 HCl का रिक्वायर्ड होगा, 12 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे HCl के टू प्रिपेयर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हम मूव करते हैं। वो कहता है कि 12 moles of HCl are being consumed to produce 6 moles of the hydrogen।
अब इसी की मदद से कि हमारे पास मोल्स आ चुके हैं किस चीज के, HCl के, हम उसका मास निकालते हैं। मास को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, आप लोगों ने पहले पीछे फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब यहां पे हमने निकालनी क्या चीज है, अपना मास निकालना है। मास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ HCl का। तो हमारे पास हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू 438 ग्राम ऑफ HCl, यानी कि 12 मोल्स के अंदर HCl के कितने ग्राम मौजूद हैं, हमारे पास 438 ग्राम्स। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि हमने स्टेटमेंट में अगर आप न्यूमेरिकल की देखें तो वो बताते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारे पास HCl जो है उसका सोल्यूशन परसेंटेज बाय वेट के फॉर्मूले से बनाया गया है। आपने चैप्टर नंबर 9 में अपनी किताब में पढ़ेंगे अभी इसी फर्स्ट ईयर की मोलैरिटी परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशंस की क्या होती है। यहाँ पे उन्होंने जो टॉपिक यहाँ पे जो उन्होंने अपने सोल्यूशन को प्रिपेयर किया HCl का, उन्होंने परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए किया है। वो कहते हैं 27 ग्राम of HCl are present in HCl solution। हमें पता है एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास पानी है और साथ में HCl है। 27 ग्राम हमारे पास HCl है और बाकी बचा हुआ हम लोग 27 माइनस कर दें 100 से, जितनी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या मौजूद है, पानी का मौजूद है, और दोनों मिल जाएंगे जब तो हमारे पास बन जाएगा 27% सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। वो कहते हैं 1 ग्राम ऑफ HCl, अगर हमारे पास 27 ग्राम HCl का है तो उसके अंदर कितना HCl मौजूद है, हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन का टोटल वेट। अगर वो कहते हैं 1 ग्राम अगर मौजूद होता है HCl सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन कितना होता, 100 को डिवाइड कर देंगे सिंपली हम किससे, 27 से, और अगर हमारे पास मास हुआ HCl का 438 ग्राम तो उस सिचुएशन में हमारे पास कितना सॉल्यूशन का वेट होगा, 100 ओवर 27 मल्टीप्लाई कर देंगे 438 तो हमारे पास वेट आ जाएगा हमारे सॉल्यूशन का दैट इज इक्वल टू 1622.2 ग्राम्स। यहां से हमारे पास ये चीज आ गई, वेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली अपने डेंसिटी हमारे पास स्टेटमेंट में दी हुई है, उस डेंसिटी को हम वैल्यू को पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ द HCl इज इक्वल टू 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी भी हमारे पास आ गई। अब हम लोग डेंसिटी की फॉर्मूले की मदद से सिंपली हमने क्या निकाल लेना है, अपना वॉल्यूम निकाल लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला बहुत मशहूर सा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब मास ओवर वॉल्यूम के बराबर है। यहां पे उन्होंने हमारे पास क्या चीज गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है और मास भी गिवन है। हमारे पास जो चीज हमारे पास रह गई है दैट इज द वॉल्यूम। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इस साइड पे आ जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास यहां पे क्या करेंगे कि सिंपली डेंसिटी ओवर मास ओवर डेंसिटी, तो यहां पे हमने सिंपली इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। HCl का वॉल्यूम जो हमारे पास निकलता है दैट इज इक्वल टू 1423 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हमारे पास न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अगर हम लोग देखते हैं अपने इस चैप्टर के एंड में, यहाँ पे मैंने आपको पूरे चैप्टर की जितनी भी एग्जांपल्स थी वो कंप्लीट करवा दी हैं। अब हम लोग सिंपली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करते बल्कि उनको जल्दी मैं बताती हूँ तरीका करने का कि किस तरह से हम स्टेटमेंट को रीड करते हुए अपने आंसर दे सकते हैं MCQ का। और अक्सर जो हमारे जो है साइंस सब्जेक्ट के जो MCQs होते हैं बोर्ड में जो आते हैं वो ज्यादातर हमारे एक्सरसाइज में से ही आते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं MCQ नंबर 1 पे कि सिलेक्ट, हमारे पास आइसोटॉप्स डिफर इन, आइसोटॉप की आपस में एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंस रखते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा कि आइसोटॉप क्या है, बेसिकली एटम्स हैं और एटम्स क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब एटम्स में फर्क क्या होता है, एलिमेंट्स के उनके वेट में फर्क होता है, वेट में यानी कि उनके एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास में क्यों फर्क होता है, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर को शो करता है, जबकि मास में किस चीज को शो करता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे चेंज हो रहे हैं तभी हमारे पास किसी चीज का मास नंबर या एटॉमिक मास चेंज हो रहा होता है। और एटम्स जो एक एलिमेंट्स के होते हैं उन तीनों में उनमें फर्क क्या होता है, फर्क यही होता है कि उनके मासेस डिफरेंट होते हैं जबकि उनके जो है एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं।
जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, कार्बन 12 भी होती है, कार्बन 13 भी होती है, कार्बन 14 भी होती है। कार्बन 12, 13, 14 के इनके मैसेज हैं, तीनों के मैसेज में फर्क है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों का सेम है। अब यहाँ पे अपनी पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोप डिफर इन नंबर 1 प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द मास, number 2 option arrangement of the electron in the orbitals, option number 3 chemical properties, option number D in the extent to which they may be affected in electromagnetic field। बाकी जो 2-3 हमारे पास आंसर्स हैं वो irrelevant बनते हैं। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज लिंक करती हैं इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, और इलेक्ट्रॉन किस चीज को शो करता है, एटॉमिक नंबर को, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती। जिस चीज में फर्क आ सकता है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस में हमारे पास मैस आता है, वेट आता है, और वेट वाली जो चीज हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट जो बनती है दैट इज द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द मैस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर बनता है। इसी तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में से हमने बताना है इसमें से कौन सा आंसर जो है वो एक्यूरेट है, ये कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीछे से उन्होंने कोई क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, इस तरह की स्टेटमेंट्स में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अपने चारों के चारों ऑप्शंस की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना होता है, और कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी होती है जो पीछे हमारे चैप्टर की वर्डिंग होती है वहीं से उठा के दी होती है, उसी को हमने इनसर्कल करना होता है। नंबर 1 हमारे पास है आइसोटॉप विद द इवन एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, आइसोटॉप विद द ऑड एटॉमिक मैसेज आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये बात हमारी स्टेटमेंट जो दी गई है यहाँ पे वो पीछे टेक्स्ट से रिलेट नहीं करती। आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आइसोटॉप विद द इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आते हैं, आइसोटॉप विद द इवन एटॉमिक मैसेज एंड द ऑड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। यहाँ पे हम जो आंसर को इनसर्कल आप लोगों ने करना है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर दोनों उस चीज का, जिस चीज का इवन होगा वही चीज नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करती है। रीजन यही होती है क्योंकि नेचर में अर्थ क्रस्ट पर ज्यादातर हमारे एलिमेंट्स वही मौजूद हैं जो कि जिनका एटॉमिक मैस जो या एटॉमिक नंबर जो है वो इवन में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है, मेनी एलिमेंट्स हैव द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। आपको मैंने पहले बता दिया एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम होते हैं। अब एक से ज्यादा एटम है तो उसके लिए एटॉमिक उस एलिमेंट का मैस जो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम देखते हैं हम क्या करते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स पढ़ी थी, तो उसकी मदद से हम लोग जो है हर जैसे कार्बन के 3 कार्बन एलिमेंट के 3 एटम्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तीनों की कुदरती तौर पर कुदरत में नेचर में जो ना डिफरेंट अबंडेंसेस हैं। कार्बन 12 की और मिकदार है, कार्बन 13 की और है, कार्बन 14 की और है। जितने जितने उनकी मिकदार हैं, रिलेटिव अबंडेंसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं उनके एटॉमिक मैस से, और जब एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों के आंसर को जब जमा करते हैं तब जाके हमारे पास कार्बन का वेट आता है दैट इज इक्वल टू 12.000। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जो है अपने एलिमेंट्स के यानी कि वेट को निकालते हैं। सिर्फ हम लोग एक कोई आइसोटॉप उठा के हम नहीं कह देते कि यही इसका वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा। नो, हम इसके लिए अपना पूरी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास इसका आंसर है, वही हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हमारे पास मास जो है हमारे पास गिवन होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल टू 9.019 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31। ठीक है, ये केजी में। इसको हमने सिंपल सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया अपने ग्राम्स में। जब हमारे पास ग्राम में इसका आंसर आ गया तो हम कहते हैं कि किसी भी चीज का 1 मोल हमारा किसके बराबर होता है, एवोगाड्रोस नंबर के, और एवोगाड्रोस की वैल्यू कितनी होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। हमने सिंपली अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर से, और फिर उसको हमने जब कन्वर्ट करना है मिलीग्राम्स में तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज इक्वल टू 0.55 मिलीग्राम। अब यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व जो इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको जरूर भेज दूंगी आपकी गूगल क्लास में। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस बनती हैं उस कैलकुलेशन से हमने इस
वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से और सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोगों ने ग्राम्स में आएगा, ग्राम्स को कन्वर्ट कर देना मिलीग्राम में, तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज इक्वल टू 0.55 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज इक्वल टू 0.55 मिलीग्राम। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। इसको मैं आपको बताती हूँ तरीका हमारे पास किस तरह से निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि एक एल्यूमिनियम का जो हमारे पास वेट होता है दैट इज इक्वल टू 27 और एक ऑक्सीजन का जो हमारे पास वेट होता है दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। इसी तरह से अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए 4 एल्यूमिनियम, रिएक्ट करेंगे हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से और वो जाकर बना देंगे 2Al2O3। अब आप देखें कि हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास देखते हैं कि कितने हमारे पास एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड होंगे। आपको पता होना चाहिए कि सिंगल एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27। अगर हमारे पास 4 हमारे पास सपोज एल्यूमिनियम है तो उसको हम क्या करेंगे, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और कितने हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, 3 ऑक्सीजन मौजूद है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स के लिहाज से हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे पीछे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं कि इतने मोल हुआ इस चीज का तो उसके इतने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, इतना मोल हुआ तो उसके इतने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहां पे जो हमारे पास रेलेवेंट आंसर बनता है दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आंसर आपको सॉल्व फॉर्म में मैं भेज दूंगी। इसी तरह से हम अपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ द कार्बन मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं हमने देखना है कि हमारे पास जो है कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास कितने जो कि कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना अगर कंटेन करते हैं ऑक्सीजन के 8 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल सा है, वेरी इजी आंसर कि हमारे पास हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन का अगर हो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तो उसके अंदर जितना हमारे पास जो है ऑक्सीजन मौजूद है जानते हैं कि कितना होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे पास वो कहते हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद हुआ तो हमारे पास कितना होगा। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है तो उस सिचुएशन में कितने मोल्स जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। 32 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 0.25। तो यह हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन का मौजूद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने वाले मोल्स होंगे उनकी तादाद होगी 0.25। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में मौजूद है, इसमें हमारे पास इंसर्कल कर लें ऑप्शन नंबर ए दैट इज इक्वल टू 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी बहुत इजी सा है कि हमें हर चीज का जो ना मैस दिया हुआ है उसके मैसेज से हमने उनके मोल्स निकालने और चारों में से जिसके मोल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे होंगे उसको आपने इंसर्कल कर लेना है। एक्सरसाइज जो है मैं आपको सॉल्व जो है भेजूंगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको खुद इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मोलर मैस निकाल लें, मैस दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगी, कौन सा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मास। तो यहां से आप लोगों ने इनके जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा आएंगे उसको हमने इंसर्कल कर लेना है और यहां पे हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। आखिरी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कितने क्या चीज मौजूद है। 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का अगर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनता है SO2 के मुताबिक हमारे पास क्या है देखें, 1 सल्फर मौजूद है और 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि शो कर रहा हो कि हमारे पास 1 एटम का मतलब है 1 मोल और 1 मोल का मतलब है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल्स। अब यहां पे देखिए हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए या तो वो शो करे 1 मोल ऑफ सल्फर को या वो शो करे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम को। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट को ऑप्शन नंबर ए को तो हमारे पास बनता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतने हमारे पास एटम मौजूद नहीं है। हमारे पास जितने एटम मौजूद है दैट इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई 2 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं 18.1, नो दिस इज नॉट द आंसर। उन्होंने एटम्स की तादाद पूछी है, उन्होंने पूछा कि एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। सेकंड ऑप्शन नंबर सी 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको पहले बताया कि या तो 1 मोल सल्फर का मौजूद होगा या 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मौजूद होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है दैट शोज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि वो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। कोई भी हमारे पास वॉल्यूम दिया हो, मैंने मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी वॉल्यूम दिया हो उसको सिंपली हमने क्या करना है, उस वॉल्यूम को, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का दिया हुआ है, उस वॉल्यूम को ऊपर रखना है, नीचे उसको डिवाइड करना है, किससे, अपने उसके मोलिकुलर वेट से। दैट इज नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का एक एटम का वेट होता है 14, अगर 2 पूरे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 28 से हम इसको डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पे 0.5 को हम क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लाई कर देंगे अपना किसे, मोलर वॉल्यूम से, दैट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहां पे हमारे पास 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर वॉल्यूम की वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1.12 डेसीमीटर क्यूब। सॉल्व एक्सरसाइज दूंगी तो उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन व्हिच इज, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो होता है उसके हमने बताना, एक्सप्लेन करना, डेफिनेशन बतानी है। नंबर 1 is taken the lesser quantity in grams as compared to the other reactant, okay. Option number B is taken the lesser quantity in volume as compared to the other reactant. Number C option gives the maximum amount of the product which is required. Number D gives the minimum amount of the product under consideration. तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड कर रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये था आज का हमारे पास लेक्चर, और आज का लेक्चर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 पे इख्तिताम होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 19 में विद न्यू चैप्टर इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।